हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। आज हम लोग द्रोणा सीरीज में स्टार्ट करने वाला है बायोलॉजी और क्लास 10th का बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इससे पहले द्रोणा सीरीज में मैथ्स का क्लास चल रहा है जो कि रोशन सर पढ़ा रहे हैं और एक या दो वीडियो उसमें गया होगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने का कोशिश करें। हम लोग 30 मिनट का रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें कि आप लोग को 30 मिनट में पूरा चैप्टर एक रिवाइज करवा दिया जाएगा। रिवीजन क्लास के बाद आप लोग को हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और हर तरह का क्वेश्चन जैसे कि मॉडल पेपर हो गया, सैम्पल पेपर हो गया, सब चीज़ आपको सॉल्व करवाया जाएगा। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो जीवन जीने के लिए शरीर में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। इन सब प्रोसेस है क्या है, ये सब प्रोसेस मिलके हमको ये सब प्रोसेस मिलके क्या करता है कि हमको जीवन जीने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसमें मान लीजिए पहला चीज़ क्या हुआ कि आपको एक्सक्रीशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तीसरा हो गया डाइजेशन और चौथा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि प्लांट में वो जो न्यूट्रिशन है वो एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसलिए उसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस भी ऐड करते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ समझिएगा कि रिप्रोडक्शन हम लोग लाइफ प्रोसेस में ऐड नहीं करते हैं। इसलिए नहीं ऐड करते हैं कि मान लीजिए कि कोई इनफर्टाइल कपल है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है फिर भी वो जीवन जीता है, क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन को अलग रखते हैं लाइफ प्रोसेस से। वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लेकिन लाइफ प्रोसेस में उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, आगे समझिएगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस इतना सारा चल रहा है, इस प्रोसेस के लिए चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से आएगा, तो एनर्जी आएगा खाने से। तो अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से खाना खाता है और उसे एनर्जी विड्रॉ करता है। इसी चीज़ को हम लोग पूरे मिलाकर हम लोग क्या इसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन का मोड क्या है, सबसे पहला मोड तो ये है कि पहला या तो ऑटोट्रॉपिक होगा या तो हेटरोट्रॉपिक होगा। ऑटोट्रॉपिक समझिएगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद अपना खाना बना सकता है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, वो सब सनलाइट के मदद से और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उन सब के मदद से क्या करता है, अपना खाना खुद बना सकता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। आपको समझ में आ गया ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक जैसे इसका उल्टा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो क्या करता है कि अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक में तीन तरह का न्यूट्रिशन होता है। पहला तो हो गया सेप्रोफाइटिक, दूसरा हो गया पैरासिटिक और तीसरा हो गया होलोजोइक। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा कि पैरासिटिक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, सेप्रोफाइटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना खाना किसी डेड एनिमल्स पे या डेड ऑर्गेनिज्म पे अपना खाना विड्रॉ करने का कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए कि फंगाई है। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कि कोई यहाँ पे जानवर है, वो मरा हुआ रहता है, तो फंगाई उस पर क्या करता है कि अपना डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है और उसको शरीर के बाहर पचाने का कोशिश करता है, और वो जब सब्सटेंस पच जाता है तो न्यूट्रिशन को अपने शरीर से फिर वो क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए चीज़ों पर अपना खाना खाता है या फिर खाना उसे विड्रॉ करने का कोशिश करता है, एनर्जी विड्रॉ करने का कोशिश करता है। ये आ गया सेप्रोफाइटिक में। और इसका एग्जांपल क्या क्या होता है, जैसे फंगी हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब इसका एग्जांपल है सेप्रोफाइटिक। ठीक है, आपको क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, और वहां पे आपको द्रोणा बैच नाम से एक चैनल है, वहाँ पे आपको ये पूरा के पूरा क्लास नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लास नोट्स के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट भी मिल जाएगा ताकि आपको रिवीजन में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आपको सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पैरासिटिक क्या होता है। पैरासिटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना खाना खाने के लिए एक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को वो मारता नहीं है, बस उससे एनर्जी निकालता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अमर बेल देखते हैं प्लांट्स पे, जिस पे हम लोग कास्कुटा भी बोलते हैं, या जैसे कोई प्लांट होता है उस पर दूसरा प्लांट चढ़ा हुआ रहता है। इसका ये मतलब होता है कि अपना एनर्जी उस
ऑर्गेनिज्म को बिना मारे हुए बस उससे एनर्जी निकाला। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग को मच्छर काटता है, तो मच्छर हम लोग से क्या करता है, एनर्जी विड्रॉ करता है, ब्लड के रूप में प्रोटीन और एनर्जी हम लोग से विड्रॉ करता है और अपना जीवन जीता है। उसी तरह से जो बाल में जो जुएं होता है वो भी क्या करता है कि अपना एनर्जी सिर्फ हम लोग से निकालता है, हम लोग को मारता नहीं है, बस हम लोग से क्या करता है, एनर्जी निकालने का कोशिश करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। अब समझिएगा कि पैरासिटिज्म जो न्यूट्रिशन है उसमें दो एलिमेंट होता है, पहला होता है होस्ट और दूसरा होता है पैरासाइट। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी पे कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो जो जिस पे वो खाना खाएगा, यानी कि जिसको वो काटेगा, जिसे उससे एनर्जी निकालेगा, वो होस्ट होगा, और जो काटेगा उसको पैरासाइट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको मच्छर काटता है तो हम उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, और मच्छर क्या हो गया मेरे लिए, पैरासाइट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझिएगा कि अब ये जो पैरासाइट है और जो पैरासिटिज्म का जो तरीका है वो दो तरीके का होता है। पहला तो हो गया कि इंडो पैरासाइट हो गया और दूसरा हो गया एक्सो पैरासाइट हो गया। इंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट का मतलब क्या होता है समझिएगा पहले। इंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि ऐसा पैरासाइट जो आपके शरीर के अंदर रहे, या आपके शरीर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर है। जैसे मान लीजिए रिंग वॉर्म हो गया, जैसे कि अमीबा हो गया, वो आपके इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे जाके जम जाता है और वो आपको अंदर से एनर्जी निकालता है, वो आपके शरीर के बाहर नहीं रहता, आपके शरीर के अंदर रहता है। ठीक है, ये हो गया इंडो पैरासाइट। क्या हो गया, इंडो पैरासाइट। जैसे रिंग वॉर्म हो गया, जैसे रिंग वॉर्म, ठीक है। या फिर आप समझ सकते हैं अमीबा, जिससे कि अमीबा एमेबियोसिस से एमेबियोसिस होता है। ठीक है, पहला हो गया रिंगवर्म और दूसरा क्या हो गया, अमीबा, जिससे कि अमीबियोसिस होता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हुआ कि एक्सोपैरासाइट। वो जो पैरासाइट है वो आपके शरीर के बाहर रहेगा, आपके शरीर के अंदर नहीं रहेगा, और बाहर से ही वो एनर्जी या फिर आपसे न्यूट्रिशन विड्रॉ करने का कोशिश करेगा। जैसे कि मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो क्या करता है कि आपके शरीर के बाहर रहता है और आपसे एनर्जी निकालने का कोशिश करता है, या आप पे न्यूट्रिशन वो करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मॉस्किटो हो गया। आगे समझिएगा होलोजोइक क्या होता है। एक ऐसा फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सॉलिड फूड को इनटेक करता है। जैसे हम लोग क्या हो गए, जैसे मैमल्स हो गया, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या करता है, सॉलिड मटेरियल को एज अ फूड के रूप में इंजेस्ट करता है, उसको क्या करता है, खाता है, और बाद में उसको डाइजेस्ट करके उसको एसिमिलेट करके अपना एनर्जी विड्रॉ करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसमें इसका जो एग्जाम्पल हो गया क्या हो गया, ह्यूमन मान लीजिए, इसका अमीबा मान लीजिए, या फिर और भी आप मैमल्स मान सकते हैं। मैमल्स में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब क्या हो गया, होलोजोइक हो गया। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं, ये पूरा हो गया एनिमल्स में, ये क्या हो गया, न्यूट्रिशन इन, समझ लिए कि ये एनिमल्स में हो गया न्यूट्रिशन। आगे हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल और आगे पढ़ें, जैसे ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे काम करता है, किस किस प्रोसेस से होता है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में रखेंगे। आगे समझिएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आप समझिएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे प्लांट क्या करता है, ग्रीन प्लांट क्या करता है कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सिंपल जो मटेरियल्स होता है, जो सिंपल सब्सटेंस होता है, उसको क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अपना खाना बनाता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वाटर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और उसको कन्वर्ट किस में करता है, उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया फोटोसिंथेसिस। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है। सिंपली आप यही कर सकते हो। ठीक है, आगे समझिएगा, तो समझिएगा पहले कि इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो इक्वेशन आप कह सकते हो कि सिंपली बोले तो कौन कौन सब्सटेंस को मिलाकर, ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिसको मिलाकर अपना ये ग्लूकोज बनाता है, इसी चीज को हम लोग इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है कि एक कार्बन लेता है, ठीक है, और क्या करता है, ये वाटर लेता है। ठीक है, यानी कि अब इसको बैलेंस करते हैं तो 6CO2 हो जाएगा और 6H2O हो जाएगा, और क्या करता है, इससे बनाता है ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, C6H12O6 इसको बोलते हैं। ठीक है, प्लस क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन बनाता है, और 6 ऑक्सीजन हो गया, प्लस वाटर बनाता है, और प्लस क्या करता है, ये वाटर बनाता है, और ये वाटर भी क्या हो गया, 6 हो गया। सॉरी, यहाँ पे जो वाटर है यहाँ पे 12 होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 12 होगा, 12H2O होगा। ठीक है,
आई होप कि सब बैलेंस है, ठीक है। अब समझिएगा कि अब इस किसके प्रेजेंस में ये करता है। ये सबसे पहले तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में करता है, और दूसरा क्या करता है, ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करता है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि सनलाइट, किसी भी ग्रीन प्लांट को अगर सनलाइट मिलता है और उसके पास क्लोरोफिल रहता है तो ये क्या कर सकता है कि जो सिंपल सब्सटेंस है यानी कि 6CO2 है और जो 12H2O हो उसको किसमें कन्वर्ट कर सकता है, ये C6H12O6, यानी कि ये ऊपर ग्लूकोज हो गया, इसको हम ग्लूकोज लिख देते हैं, ग्लूकोज, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये H2O हो गया, यानी कि वो ग्लूकोज बना सकता है, ऑक्सीजन बना सकता है और वाटर बना सकता है। समझ में आ गया? आगे समझते हैं हम लोग कि इस फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल उसको कह सकते हैं जो आगे चल के उस सब्सटेंस से मिलाकर नया सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। तो पहला रॉ मटेरियल क्या होगा, सबसे पहले तो इसको चाहिए CO2 चाहिए, ठीक है, ये पहला वाला पार्ट चाहिए। दूसरा इसको क्या चाहिए कि वाटर चाहिए, ठीक है। तीसरा इसको क्या चाहिए कि ये इसको क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। और चौथा इसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, सनलाइट, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा आप लोग, ये CO2 को और वाटर को रिड्यूस करके क्या बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। आ गया समझ में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है। ये हो गया रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी अगर CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलेगा और सनलाइट मिलेगा, तो इन चारों को मिलाकर ये क्या बना सकता है, ग्लूकोज बना सकता है, और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, और क्या बनाएगा, ये H2O बनाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, यानी सिंपली बोले तो प्लांट के किस ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस होता है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझिएगा कि फोटोसिंथेसिस होता है लिप्स में, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स का पार्ट होता है जो कि ग्रीन होता है, जैसे कुछ प्लांट का जो स्टेम होता है वो भी ग्रीनिश होता है, वहां पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वहां भी माइन्यूट अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, पर मेन ऑर्गन इसका क्या है, लिप्स है। क्या है, लिप्स है। और लिप्स का भी कौन सा पार्ट हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका मेन ऑर्गन है जहां पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। और इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और यहीं पे क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। आगे समझिएगा। अब फोटोसिंथेसिस के लिए मैकेनिज्म क्या है कि ये जो फोटोसिंथेसिस होगा वो पहले कौन से काम करेगा, फिर बाद में कौन से काम करेगा, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो किन किन सारे प्रोसेस को मिलाकर फोटोसिंथेसिस होगा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैकेनिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा कि इस मैकेनिज्म में सबसे पहले वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि आप समझिएगा कि जो सनलाइट आता है धरती पर, उसको ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, अपने लिप्स के मदद से, ऐसे जो लिप्स खुला होता है उसके मदद से क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है कि ये जो सनलाइट, जो लाइट एनर्जी एक तरह का है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। आप जब समझिएगा कि ये जो सनलाइट है वो आप एक तरह का लाइट एनर्जी है, ठीक है ना, और ये जो ग्लूकोज है वो एक तरह का क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो सनलाइट के मदद से ये जो ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। आगे समझिएगा, ये उसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि जो CO2 है, ठीक है ना, उसको रिड्यूस क्या करता है, H के फॉर्म में रिड्यूस करता है, यानी जो कार्बन है, ठीक है ना, वो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है और उससे क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये इसका तीसरा मैकेनिज्म हो गया। पहला मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन, दूसरा मैकेनिज्म कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और तीसरा क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ CO2 टू हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ये इसका तीसरा एनर्जी हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कोई तो काम रहा होगा तभी ये फोटोसिंथेसिस है जो जरूरी है। पहला काम तो आप सबको पता है कि खाना चाहिए ग्रीन प्लांट को, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करता है। और दूसरा काम क्या है, सबसे पहले आप समझिएगा कि एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो CO2 है यहाँ देखिएगा, और यहाँ पे जो H2O है, ठीक है ना, ये क्या है, ये दोनों सिंपलर सब्सटेंस है। क्या है, ये सिंपलर सब्सटेंस है, और सिंपलर सब्सटेंस से क्या बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिंपल सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस में ये जो सिंपल सब्सटेंस है उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, आप सबको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए हार्मफुल है,
नेचर के लिए हार्मफुल है, उससे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, बहुत कम हो गया तो भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भी नुकसान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है कि कम करता है, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, O2 में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, O2 में। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। यानी कि पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया, ये एक तो एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ग्लूकोज है, सबके लिए जरूरी होता है, ठीक है। और दूसरा क्या प्रोसेस है इसका, ये प्यूरिफाई करता है एटमॉस्फेयर को, ताकि जो हमारे लिए एक सांस लेने लायक इन्वायरमेंट बन सके। और साथ ही साथ क्या करता है, ये ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करता है, जो कि एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होता है, ठीक है ना। अब प्लांट समझ में आ गया होगा आपको, फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले समझिएगा कि अमीबा क्या है। अब पहले देखिएगा, अमीबा तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिंगल सेल है, उसके पास मल्टीपल सेल्स नहीं है, उसके पास ऑर्गन नहीं है, उसके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है। बॉडी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भगवान ने उसको एक सेल दिया है, ठीक है। देखिएगा, तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसके पास कितना सेल होगा, एक सेल होगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, ये कहाँ रहता है, पानी में रहता है। कहाँ रहता है, पानी में रहता है, यानी वाटर लिविंग है ये, ठीक है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में रहता है और अपना खाना कैसे प्राप्त करता है, अपना खाना कैसे कैच करता है, अपने शिकार को कैसे पकड़ता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसे देखिएगा इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग अमीबा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको अमीबा बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो पार्ट है बीच वाला, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका न्यूक्लियस है। क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से कि ये जो इसका जो सेल्फ सरफेस है, यानी ये जो सेल्फ सरफेस है, ये क्या होता है कि ऐसे फोल्डेबल होता है। फोल्डेबल आप समझिएगा कि ये काफी क्या होता है, लचीला होता है। लचीला होने के कारण क्या होता है कि मान लीजिए इसका सेल सरफेस अभी ऐसा है, तो ये क्या कर सकता है, इसको मोल्ड कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और देखिएगा ये जो सेल सरफेस है ना, इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ये फॉल्स फिट में कन्वर्ट करता है। जैसे समझिएगा, देखिए इसको अभी ऐसे है, मान लीजिए यहाँ पे किसी तरह का कोई खाना है, ऐसे समझिएगा यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई शिकार है जिसको लगा कि इसको हम पकड़ के खा सकते हैं, तो ये क्या करता है कि अपना ऐसे फुट बनाता है। देखिएगा क्या करता है, ऐसे फुट बनाता है। और अगला ड्राइंग इसका हम बनाते हैं। अब देखिएगा, देखिएगा ये ऐसे करता है और फाइनली ये क्या करता है कि इसको अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेता है। एक सेकंड, देखिए ये क्या है, देखिएगा इसको आसपास में एक खाना दिखा और ये क्या करता है, अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म किया, मोल्ड किया, और मोल्ड करने के थ्रू ये क्या किया कि अब उस स्प्रे को, उस खाने को, वो जो फूड पार्टिकल्स था उसको क्या अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। उसको अब क्या किया, इनगल्फ कर लिया। अब समझिएगा ध्यान से, इसका कंपोनेंट्स क्या होता है, इसका पार्ट क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। ये इसका सेल सरफेस है, ये सेल सरफेस को क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या करता है, एक फुट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या करता है, ये फुट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब बताइएगा, समझिएगा ध्यान से कि ये जो सेल सरफेस है वो असली फुट तो नहीं है, इसके पास हम लोग जैसे कोई पैर तो नहीं है, लेकिन ये फुट लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया, ये क्या हुआ, एक फुट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये नकली फुट है। क्या है, नकली फुट है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये फॉल्स फुट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फुट। और टेक्निकल टर्म में या बायोलॉजी के टर्म में आप कह सकते हो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर, ठीक है। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक ऐसा एनिमल है, यानी आप समझ लीजिए कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ये पानी में रहता है, यूनिसेलुलर है, और क्या करता है, अपना खाना प्राप्त करने के लिए क्या करता है, फॉल्स फूड का फॉर्मेशन करता है, और जो पार्टिकल्स होता है उसको क्या करता है, जाके इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है। हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा को जस्ट अभी देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे इंसानों में ये जो न्यूट्रिशन होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं
और खाना खा के जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उन सब में प्रोसेस क्या होता है और ये कितने स्टेप में होता है और कौन कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है, इस सब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का। ठीक है, सबसे पहले तो समझिएगा कि अगर हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें 3 4 5 स्टेप होता है। पहले तो क्या करते हैं कि हम लोग माउथ के थ्रू क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, फूड को पहले खाते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि जो इंसान होता है वो क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वो क्या होता है, सॉलिड फूड मटेरियल को खाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि इंजेक्शन करेगा, यानी कि माउथ के थ्रू क्या करेगा, खाने को खाएगा। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि वो डाइजेशन होता है। अब ये जो खाना है वो माउथ में कुछ डाइजेस्ट होगा और कुछ डाइजेशन होगा पेट में और कुछ डाइजेशन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में, यानी अलग अलग ऑर्गन में ये जो खाना हम लोग खाएं वो क्या होगा कि वो डाइजेस्ट होगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जो मिनरल्स है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें जो ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है और बाकी सारे जो चीज़ है वो क्या होगा, अब एब्जॉर्ब होगा। और एब्जॉर्ब किसके थ्रू होगा, अलग अलग ऑर्गन्स होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, कुछ स्टोमक में प्रेजेंट होता है और ये सब क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कुछ कुछ माउथ में भी प्रेजेंट होता है स्टार्च के लिए। ठीक है, अब आगे समझिएगा, ये अब जो एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे बॉडी में क्या करेगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ ब्लड क्या करेगा, उस डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, उसको पहुँचाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। और इजिशन क्या होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन के बाद और ये डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बना है वो बॉडी से बाहर होना ही क्या होता है, इजिशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मौत का ये जो पूरा एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्कल कैविटी बोलते हैं। और वक्कल कैविटी में क्या क्या चीज होता है पहले वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो वक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होता है और सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, सलाइवा का प्रोडक्शन करना। ठीक है, आप समझिएगा, उस सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज भी निकलता है और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ आप समझिएगा कि हमारा जो मौत है उसमें बेसिकली दो तरह का है जो सलाइवरी ग्लैंड मिलता है। पहला तो मिलता है मेजर, इसको हम लोग मेजर लिख देते हैं, और दूसरा मिलता है माइनर, माइनर। ठीक है, मेजर में कितना होता है, 3 तरह का होता है सलाइवरी ग्लैंड होता है। सबसे पहले तो देखिएगा कि पहला हो गया पैरोटिड, दूसरा हो गया सबलिंगुअल, लिंगुअल। ठीक है, और तीसरा हो गया सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, यानी आप समझिएगा पहले। और जो माइनर होता है वो लगभग 1000 से भी ज़्यादा सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। तो माइनर को हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है, आपको मेजर को भी ध्यान में नहीं रखना है। पर आप समझ लीजिएगा एक बार क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह का होता है मेजर वाला हमारे माउथ में, जो कि एक होता है पहला पैरोटिड, जो कि सिचुएटेड कहाँ होता है, ये चिक वाले साइड में होता है। क्या होता है, चिक वाले साइड में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। दूसरा हो गया सबलिंगुअल। सबसे पहले तो समझिएगा, सब का मतलब होता है नीचे और लिंगुअल का मतलब होता है टंग, यानी कि लिंग्विस्टिक, जिसको हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा, और भाषा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मौत से। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सब लिंगुअल मतलब ये जो ग्लैंड रहेगा वो कहाँ रहेगा, जीभ के नीचे वाले पोर्शन में रहता है, यहाँ पे रहता है। ठीक है, आगे समझिएगा, ये सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी कहाँ से आए, ये प्ले समझिएगा। ये जो जॉ है, ये जो जॉ है, ऊपर वाले जॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सब मैंडिबुलर है और जो सब मैक्सिलरी है, यहाँ पे क्या होता है, 2 तरह का सलाइवरी ग्लैंड होता है और ये माउथ में प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों को एक ही कंसिडर करते हैं। तो एक सब मैंडिबुलर और एक सब मैक्सिलरी, ऊपर वाला रहा तो सब मैक्सिलरी और नीचे वाला रहा तो सब मैंडिबुलर। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, सबलिंगुअल, और तीसरा क्या हो गया, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, माइनर 1000 से भी ज्यादा होता है, तो आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अब समझिएगा टंग। ठीक है, टंग का काम क्या है पहले देखिएगा। टंग का काम यह है कि आप जो खाना खा रहे हो, ठीक है, और जो दांत उसको चबा रहा है उसको अच्छे से मिलाना ही टंग का काम है। ठीक है, एक फ्लेक्सिबल मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या होता है, फूड को अच्छे से मिलाना ही काम है, अच्छे से मिक्सिंग ऑफ फूड इसका काम है। ठीक है, टीथ क्या है, टीथ समझिएगा एक हार्ड स्ट्रक्चर्स है हमारे मुंह में, और इंसानों में 32 दांत होता है, आप सबको पता है, जिसमें कि 4 तरह का अलग अलग दांत होता है। सबसे पहले तो होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनान, तीसरा होता है प्री मोलर और चौथा होता है मोलर। ठीक है, आप सब पढ़े होंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये बता रहे हैं आपको कि मौत में टीथ कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है, इंसीजर, कैनान, प्रीमोलर और मोलर होता है। ठीक है, और टंग का काम क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि खाने को अच्छे से मिलाना ही इसका काम है। ठीक है,
अब समझिएगा ओसोफेगस। ठीक है, ओसोफेगस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बता रहे हैं कि ओसोफेगस कैसे काम करता है। देखिए, जब हम लोग खाना खाए, ठीक है, तो बक्कल कैविटी में वो क्या किया, दांत और जीभ के मदद से वो अच्छे से मिक्स हुआ। ठीक है, मिक्स होने के बाद क्या हुआ कि वो इस वाले पोर्शन में आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक फूड पाइप है जो कि माउथ को यानी बक्कल कैविटी को स्टोमक से अटैच करता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। ऐसा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग खाना खाए और खाना जाके डायरेक्ट है जो पेट में गिरता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो पाइप होता है उसका रेडियस बहुत कम होता है, और जब यहाँ पे खाना जाता है ना, तो इसमें खाना ऐसे मूव करता है। देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे खाना है, तो ऐसे पहले इसको प्रेस किया तो ये खाना यहाँ पे आ गया, फिर इसको ऐसे प्रेस किया तो और नीचे आ गया, यानी कि ऐसे 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 प्रेस करके जाता है नीचे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो ओसोफेगस में जो खाना ट्रेवल करेगा, ये जो फूड पार्टिकल्स ट्रेवल करेगा, वो ऐसे 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 ट्रेवल करेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे होगा समझ में। अब आगे देखिएगा, ये जो ओसोफेगस के बाद हम लोग किस में आते हैं, स्टोमक में आते हैं। स्टोमक के ऐसा एक जे शेप लाइक का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, जे शेप लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये क्या है, ओसोफेगस है, जो कि नीचे आया है, और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि इसके खाने को कंट्रोल करता है, पेट में अंदर आने का और पेट से बाहर जाने का कंट्रोल करता है। एक तरह का समझ लिया कि गेट लगा हुआ है। ठीक है, आगे समझिएगा, इस पेट में 4 तरह का, ये जो स्टोमक है उसमें कितना है, 4 तरह का पार्ट है। पहला, ये जो पहला ऊपर है जो कि एसोफेगस से कनेक्ट होता है, इसको हम लोग कार्डिया बोलते हैं। ठीक है, उसका ये जो ऐसे राउंड वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। और ये जो फिर ये मेन वाला जो पार्ट है जहां पे कि खाना ज्यादातर मिक्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से जोड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं, पाइलोरिक, इसको पाइलोरिक बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोग का, ये जो पार्ट ऑफ स्टोमक है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा कि अब जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसको समझाते हैं आपको। ये जो पेट है, इसमें जो खाना जब जाएगा तो इसमें ढेर सारा एंजाइम्स निकलता है, ढेर सारा जूसेस निकलता है, जो कि क्या करता है, खाने को पचाने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, ये इसमें क्या होता है, 3 तरह का पार्टिकल्स निकलता है, ये कर सकते हो कि 3 तरह का एंजाइम्स निकलता है। पहला होता है पेप्सिन होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, दूसरा हो गया HCl, जो कि क्या करता है, ये जो खाना है जो मीडियम है स्टोमक का, उसको क्या करता है, एसिडिक करता है। क्या करता है, एसिडिक करता है, ताकि क्या हो सके कि जो खाना का जो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आसानी से और अच्छे से चल सके। ठीक है, और जो तीसरा है वो हो गया म्यूकस हो गया। क्या हो गया, म्यूकस हो गया। ठीक है, अब ये जो म्यूकस है वो क्या करता है, अब समझिएगा, ये जो HCl है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या करता है कि मान लीजिए ये स्टोमक है, तो इसके वॉल को क्या कर सकता है, इसमें छेद कर सकता है, इसको जला सकता है, इसको करोड कर सकता है। ठीक है, इसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में क्या करता है, म्यूकस यहाँ पे एक लेयर बना देता है ताकि HCl है इस वॉल को नुकसान ना पहुंचाए। यानी समझ में आ गया, ये क्या करता है, वॉल को प्रोटेक्ट करता है। ये वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, स्टोमक वाले वॉल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया स्टोमक का, इसका जो जूसेस हो गया, और क्या हो गया, ये हो गया इसका गैस्ट्रिक जूसेस हो गया, और ये स्टोमक का पार्ट हो गया। एक चीज और समझिएगा कि हमारे पेट में एक और एंजाइम निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेनिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेनिन का काम क्या है, समझिएगा ध्यान से, एक सेकंड। रेनिन क्या करता है, इसका नाम है मिल्क, इसका समझिएगा, ये क्या करता है कि जो हम लोग मिल्क जो पीते हैं, खाते हैं, ठीक है ना, उसमें जो प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है ये रेनिन। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल है, और ये बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कैसीन का ज़्यादा मात्रा चाहिए। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि जो मिल्क में कैसीन ज़्यादा होता है, तो उसको पचाने के लिए रेनिन चाहिए। ठीक है, और बच्चे ज़्यादातर दूध पर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो उसमें बच्चे में क्या होता है, रेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जब बच्चा एडल्ट होता है तो रेनिन का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है और खत्म भी हो जाता है। ठीक है, अब
स्टोमक के बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, इंटेस्टाइन में आते हैं। और इंटेस्टाइन में समझिएगा, इंटेस्टाइन में इसके साथ साथ क्या होता है, एक तो इंटेस्टाइन हो गया जहाँ से खुद ही एंजाइम्स निकलता है, साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होता है, जैसे लीवर हो गया और ये जो पेनक्रियाज हो गया, ये जो ऑर्गन्स है ये सब भी क्या करता है, कुछ ना कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझिएगा कि जो लीवर होता है उससे क्या निकलता है, बाइल निकलता है, और जो पेनक्रियाज होता है उससे क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपको समझाते हैं, ये सब डिटेल में और थोड़ा सा समझाएंगे। ये जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है, ये जो खुद इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, ये जो प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ताकि अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, आगे देखिएगा, अब जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये जो पैनक्रियाज है वो क्या करता है, कुछ जूसेस निकलता है, एंजाइम्स निकलता है, इसका काम क्या है और इसका नाम क्या है। सबसे पहले तो ये ट्रिप्सिन निकलता है और लैपेज निकलता है। ठीक है, और सारे एंजाइम्स निकलता है जो कि क्लास 11th में पढ़ना होता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, आपको सब पढ़ना है ट्रिप्सिन, और दूसरा क्या पढ़ना है, लैपेज पढ़ना है। जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और लैपेज क्या करता है, जो फैट होता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ताकि ये जो पेप्टोन्स है और ये जो फैटी एसिड है अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, आगे देखिएगा, अब ये जो लीवर है, जो लीवर ये क्या किया है, बाइल प्रोड्यूस किया है, इसमें ढेर सारा अलग अलग कंपोनेंट्स होता है। सबसे पहले तो होता है बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन होता है, जो कि हमारा जो स्टूल होता है उसका जो कलर होता है येलो होता है, उसका कारण भी क्या होता है, यही बिलिरुबिन है और ये बिलिबर्डिन है, जिसके कारण क्या होता है, स्टूल जो एक्सक्रीशन होता है, जो एक्सक्रीटरी फिकल्स होता है, उसका जो कलर होता है कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है, अब ये जो लीवर का जो बाइल है, या फिर आप कह सकते हो बाइल साल्ट का जो कह सकते हो, ये फैट जो ग्लोब्यूल्स है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, उसको बड़े को क्या करता है, ये छोटे छोटे में कन्वर्ट्स करता है, ताकि क्या कर सके, इंटेस्टाइन इसको इजिली एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अब समझिएगा, ये हो गया इंटेस्टाइन का काम, जहां पे मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है। अब समझिएगा सॉरी माफ कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन खत्म हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन भी ज्यादातर क्या होता है, इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, ड्रग्स एब्जॉर्ब होता है और मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है। हम लोग जो भी मेडिसिन खाते हैं, ये जो पानी पीते हैं, ये सब ज़्यादातर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाते जाते सभी डाइजेशन प्रोसेस और लगभग सभी तरह का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जो मटेरियल बचेगा वो सब क्या है, वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, और रेक्टम में क्या होता है, टेम्पररी वेस्ट मटेरियल जो होता है वो स्टोर होता है, और जब वेस्ट मटेरियल निकलना रहेगा तो किससे निकलेगा, एनस से निकलेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही हम अपलोड करेंगे इसी बैच में। और आपको ये जो जितना भी चीज़ लिखा हुआ है सब के सब आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा, और शॉर्ट नोट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आपको टेलीग्राम पे जाना है, आपको सर्च करना है लैब प्रोसेस का शॉर्ट नोट, और आपको ये शॉर्ट नोट मिल जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम लोग सब तरह का रिवीजन करवाएंगे, सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। एग्जाम से पहले आपको सभी तरह का हम लोग प्रिपेयर करके आपको भेजेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये पार्ट 1 है इस लैब प्रोसेस का। लैब प्रोसेस का पार्ट 2 हम लोग कल अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। देखिएगा रेस्पायरेशन क्या होता है, तो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग एयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करते हैं, सॉरी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की मदद से, और हम लोग क्या बनाते हैं, उससे एनर्जी निकालते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो क्या हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in presence of O2 is called respiration। इसको क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक,
आगे आपको बताते हैं आगे आपको बताते हैं कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व किस चीज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो इन्वॉल्व होता है गैसेस एक्सचेंज, यानी कि ब्रीदिंग। हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस जो छोड़ते हैं शरीर से बाहर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं। हमारे बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद फिर कहाँ जाता है, ब्लड के थ्रू बॉडी के टिश्यू पार्ट में पहुंचता है। उसके बाद फिर वो हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं और उसे पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। और एटीपी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन देखते हैं कि क्या होता है। आपको जो अभी जस्ट हम बताए हैं कि हम लोग सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं, और इसमें लंग इन्वॉल्व होता है, और ये नोस्ट्रिल और ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग सिंपली गैसेस एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये जो ऑक्सीजन हम लोग बॉडी में इंटेक किए हैं, ये जाएगा टिश्यू में, और टिश्यू में जाके क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब सबको पता होगा, ये बहुत ही कॉमन चीज है। आगे हम लोग बताते हैं कि जो ग्लूकोज है ना, ये किन किन सारे प्रोसेस से टूटता है, और इसमें अलग अलग जो पाथवे है वो कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, ये हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि सबसे पहले तो ग्लूकोज है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी में डाइजेशन के थ्रू प्राप्त होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो डाइजेशन में क्या करते हैं, ग्लूकोज को हम लोग ब्लड में लाते हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, एसिमिलेशन के थ्रू। ठीक है, आई होप आप सबको पता होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी भी बोलते हैं। यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है, कोई भी प्रोसेस को काम करने के लिए एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन अब्सेंस है, ऐसा रिस्पायरेशन हो रहा है जिसमें कि ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको इसको सबसे पहले तो हम एनारोबिक बोलते हैं, लेकिन इसको समझाते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए कि एक ग्लूकोज है किसी सेल में, और यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, O2 नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होगा कि अगर ऐसा रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, उसमें इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, और एनर्जी बनता है। यानी कि इसमें क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, पायरुवेट नहीं बनता, इथेनॉल बनता है। और ये ज्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें कि ऑक्सीजन मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है, और ये जो एनर्जी बनता है ये काफी कम बनता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसके मुकाबले में ये जो एनर्जी होता है काफी ज्यादा कम प्रोड्यूस होता है। आई होप सबको पता होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और इसका जो एक और प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है, इथेनॉल, ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इथेनॉल एक खास लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, एक किसी खास लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, तो क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म का डेथ भी हो जाता है। ठीक है, अब सबको पता होगा इस चीज के विषय में। अब देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि पूरी तरह से एब्सेंट है, तो क्या बनता है, और ऑक्सीजन है लेकिन कम है। ठीक है ना, जितना उसको चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है, तो क्या होता है, जैसे कि होता है, ऐसा समझिए कि कभी कभी हम लोग बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं या अचानक से दौड़ने लगते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, मस्कुलर क्रैम्प आ जाता है, यानी कि मसल्स में ऐसा लगता है कि दर्द उठ गया है। ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि मसल्स को जितना काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जितना उसको चाहिए उतना बॉडी हमारा सप्लाई नहीं कर पा रहा है। जैसे आप लोग देखते हो कि अगर हम लोग तेज दौड़ते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, यानी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, ये क्या होता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मसल्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। और इसको भरपाई करने के लिए क्या करता है कि हमारा जो लंग्स है वो तेज तेज सांस लेना शुरू करता है। तो अगर मान लीजिए कि मसल्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत है, लेकिन उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या बनाता है, बहुत कम एनर्जी बनाता है। ठीक है, और ये जो लैक्टिक एसिड है, यही हमारे मसल्स में क्या होता है कि कलेक्ट हो जाता है, और इसी कलेक्शन की वजह से क्या होता है कि मस्कुलर क्रैम्प हो जाता है। मसल्स के जो सेल्स होता है उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर क्रैम्प के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है, जब ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है, तो एक तो होता है पूरी तरह एब्सेंट, और दूसरा क्या है, जिसमें कम हो जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता है, कम, जितना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। ठीक है, ये पहला पाथवे था कि ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंट है, और दूसरा पाथवे था कि ऑक्सीजन है वो आधा है या कम है, जितना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन है। और तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना है, तो ये ग्लूकोज है वो किस चीज में कन्वर्ट होगा, इसको देखते हैं। अगर जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना अगर है, मान लीजिए यहाँ पे हम ग्लूकोज लिख देते हैं,
ग्लूकोज लिख देते हैं यहाँ पे, और जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा यानी वाटर बनेगा H2O, और क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। ये जो एनर्जी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इसमें जो एनर्जी निकलता है ये दोनों के मुकाबले काफी ज्यादा एनर्जी निकलता है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए जिसमें क्या होता है कि इसमें 2 ATP निकलता है, और इसमें भी क्या निकलता है, लगभग 2 ATP निकलता है, और इसमें क्या होता है 38 ATP निकलता है। यानी कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें कि ऑक्सीजन पूरी तरह से प्रेजेंट है, उसका जो एनर्जी है बाकी सबके मुकाबले काफी ज्यादा है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तीनों पाथवे आपको अच्छे से समझना है कि अगर ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंट रहा तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन का लैक हुआ तो क्या होगा, यानी ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, और ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, पूरी तरह से प्रेजेंस है, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। जैसे नॉर्मल हम लोग का जो ब्रीदिंग है, जैसे हम अभी सांस ले रहे हैं तो जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि मेरे बॉडी का जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि ब्रीदिंग, और जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं तो बाहर आएगा बॉडी से, और क्या बनेगा, पानी बनेगा माइन्यूट अमाउंट में, यानी H2O बनेगा, और क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। कितना बनेगा, 38 ATP। वैसे 40 ATP बनता है, इसके विषय में आपको क्लास 11th में पढ़ना है, यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एक होता है एनोरोबिक। ये जो आपको बताया कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम लोग एरोबिक और नॉन एनएरोबिक के नाम से जानते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि अगर पूरी तरह से ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि क्या हुआ कि अब्सेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट रहा है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर ग्लूकोज टूटता है तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसका प्लेस देख लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन पूरी तरह से प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है कि जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और एनर्जी बनता है। इसका जो प्लेस है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म में ये टेक प्लेस करता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, अब्सेंस होता है। इसमें मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और इसमें एनर्जी क्या होता है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है। आप सबको पता होगा इसके विषय में, ये रिवीजन क्लास चल रहा है तो इससे पहले तो आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो कौन कौन से पैसेज के थ्रू अंदर जाता है और फिर वो बाहर कैसे आता है, इन सारे पैसेज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो समझिएगा, ये नाक का जो दो ये ओपनिंग है आगे वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो नाक का दोनों ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ऐसे समझ लीजिए, इसको हम ऐसे बनाते हैं तो दो ओपनिंग हो गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉस्ट्रिल बोल रहे हैं। नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ जाता है, नेसल पैसेज में जाता है। ये ओपनिंग के बाद अंदर हल्का सा जो एक फ्लैट एरिया है जहाँ पे कि हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और म्यूकस प्रेजेंट होता है, ताकि जो बाहर से हवा जा रहा है उसको टेम्परेचर कम किया जा सके या ज्यादा किया जा सके, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले जो गंदगी है, धूल डस्ट है, उसको भी क्या कर सके, फिल्टर कर सके। इसीलिए जो नेसल पैसेज होता है उसमें क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, म्यूकस का लेयर प्रेजेंट होता है, ताकि बाहर से आने वाले गैस को वो क्या कर सके, जो हम लोग सांस ले रहे हैं अंदर जो उस गैस है उसको टेम्परेचर को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेसल पैसेज के बाद ये जो एयर है वो कहाँ जाता है, नेसल चैम्बर में जाता है। यहाँ पे नेसल चैम्बर हम छोड़ दिए हैं, इसको हम लिख देते हैं नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर के बाद क्या होता है, ये जो गैस है वो कहाँ जाता है, फैर्निक्स में जाता है। फैर्निक एक ऐसा जगह है जहां से कि फूड पाइप और एयर पाइप दोनों क्या होता है, अलग होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, एक एपिग्लोटिस नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि अगर हम लोग खाना खाते हैं तो टेम्पोरली वो क्या करता है कि जो एयर पाइप है उसको क्लोज करता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो टेम्पोरली क्या करता है, वो फूड पाइप को क्लोज करता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि खाना खाते खाते हम लोग बोलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एपिग्लोटिस का जो मूवमेंट होता है वो इरेगुलर होता है। उस कारण क्या होता है कि जो खाना है वो फूड पाइप में ना जाकर वो एयर पाइप में चल जाता है, जिसके कारण हम लोगों को क्या होता है, खांसी होने लगता है, कफिंग होने लगता है, और फिर नाक से चावल वगैरह निकलने लगता है। ये बहुत ही कॉमन फेनोमेना है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया। एपिग्लोटिस समझ में आ गया। ग्लोटिस होता है, उसके ऊपर वाला एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। फैर्निक्स क्या होता है। फैर्निक्स आपको जैसे बताया कि एक ऐसा जगह जहां से कि फूड पाइप और एयर पाइप यानी विंड पाइप दोनों क्या होता है, सेपरेट होता है। विंड पाइप जाता है लंग्स में और फूड पाइप जाता है, जिसको ओसोफेगस बोलते हैं, वो जाता है स्टोमक में, ठीक है।
आगे देखते हैं लैरिंक्स क्या होता है। लैरिंक्स एक ऐसा जगह है, इसको देख लीजिए, जहां से कि क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है और यहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसको सिंपली नॉर्मल शब्दों में इसको आप साउंड बॉक्स भी कह सकते हो, ठीक है। ट्रैकिया एक पाइप है जिसको विंड पाइप बोलते हैं हम लोग। वो क्या है, एक ट्रैकिया क्या है, एक विंड पाइप है, और इसके आसपास में क्या होता है, इसको चारों तरफ क्या होता है, एक सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग रहता है जिसको हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। यानी ऐसा समझ लिए कि मान लीजिए ये पाइप है, तो इसको क्या होता है कि आधे तरफ से ऐसे सी शेप नाम का एक सी शेप कार्टिलेज इसको क्या रहता है, ऐसे घेरे हुए रहता है, और इसका नाम क्या है, हाइलिन रहता है। ये आधा इनकम्प्लीट रिंग रहता है, पूरा कंप्लीट रिंग नहीं रहता है, इसलिए इस सी शेप इसको बोलते हैं। ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि किसी तरह से प्रेशर कम हुआ या वॉल्यूम ज्यादा हो गया, उस कंडीशन में ट्रैकिया को क्या कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है। उससे बचाने के लिए ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग रहता है वो ट्रैकिया में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आगे बताते हैं कि जब ट्रैकिया नीचे मूव करता है तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रे पे, यानी समझ लिए कि जो ऊपर वाले जो वर्टिब्रा है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग रिब्स बोलते हैं, जब वो फिफ्थ पे पहुंचता है तो क्या करता है कि ये दोनों लंग्स में ये ब्रोंकाई के रूप में क्या होता है, दोनों डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई समझ लिए कि एक पाइप है जो कि दोनों लंग्स में जा रहा है, ठीक है। अभी जो ब्रोंकाई है आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, यानी सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूटता है, यानी उसे और पतला पाइप हो जाता है, और इवेंचुअली ये सबसे लास्ट में सबसे पतला वाला जो पाइप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जिससे इसको आपको हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अच्छे से समझा दें कि मान लीजिए ये क्या है, एक पाइप है, और ये क्या है, ब्रोंकाई है। क्या है ये, ब्रोंकाई है, और आगे चल के ब्रोंकाई किस में कन्वर्ट होगा, ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। अब ये जो ब्रोंक्यूल है, इसके एंड पे क्या होता है, एक गोल स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। एक एल्वियोलाई एक छोटा सा ऐसा समझ लो कि एल्वियोलाई एक छोटा सा बैगी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ढेर सारा जो ब्लड वेसल्स है उसका ढेर सारा सप्लाई है, ताकि उसके आसपास से ब्लड गुजरे तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन आराम से हो सके। मान लीजिए कि देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एल्वियोलाई है, तो इसके आसपास अगर ब्लड का वेसल जाता है तो इसका जो ऑक्सीजन है, इसमें जो ऑक्सीजन आ रहा है अंदर से एल्वियोलाई में, वो आसानी से ब्लड में डिफ्यूज हो पाए, ठीक है। ये जो वेसल्स है इसका 2-3 लेयर होता है, इसके बाहर भी एक लेयर होता है जिसको प्लूरा बोलते हैं। इस सब के विषय में आपको क्लास 11th में मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं। आई होप कि ये जो लंग्स का स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। आपको फिर से एक बार बताते हैं, ये नॉस्ट्रल है जो बाहर का ओपनिंग है, इसके जस्ट अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग नेसल पैसेज बोलते हैं। इसके अंदर नेसल चैम्बर होता है, उसके बाद फेर्निक्स होता है, फेर्निक्स के बाद लैरिंक्स होता है, फिर ट्रैकिया होता है, इसके बाहर सी शेप का एक रिंग होता है जो कि इनकम्प्लीट होता है और इसका नाम क्या है, हाइलिन है। उसके बाद फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रे पे ब्रोंकाई में टूटता है, आगे चल के ब्रोंकाई है जो सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई में टूटता है, और फिर उसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई है ब्रोंक्यूल्स में टूटा, और फिर जाके ये ब्रोंक्यूल्स है वो इवेंचुअली क्या बनता है, ये बनता है एल्वियोलाई बनता है। और एल्वियोलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में प्रोड्यूसर है वो वापस लंग में आता है, और लंग से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है, वापस बॉडी में जाता है, ठीक है। ये मोटा मोटी एक रिविजन है। आई होप कि ये जो लंग वाला स्ट्रक्चर है ये समझ में आ गया होगा। ये लंग वाला स्ट्रक्चर को हम इरेज कर देते हैं ताकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपको अच्छे से समझा पाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये जो ब्रीदिंग है, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं, जो प्रोसेस है, इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ऐसे बताते हैं आपको कि हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसमें 2 प्रोसेस है, एक इनहेलेशन है और दूसरा क्या है, एक्सहेलेशन है। यानी कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनहेल बोलते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। सिंपल सा बात है। अब इसको समझाते हैं आपको अच्छे से डिटेल में, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसमें वॉल्यूम और प्रेशर के कारण क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। इसको आपको अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए कि ये लंग्स है, अभी ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन में है, ये बक्सा आपको लिए है, ये क्या है, एक तरह का लंग्स है, ठीक है। मान लीजिए अभी ये नॉर्मल कंडीशन में, तो अभी क्या होगा कि ना तो हम सांस अंदर ले रहे हैं ना तो हम सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसको देखिएगा, अगर हम
मान लीजिए इसको हम क्या करें, इसका जो जितना स्पेस है इसके अंदर का, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, वॉल्यूम मान रहे हैं। आप वॉल्यूम को स्पेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, क्या कर रहे हैं, प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर का जब स्पेस कम होगा तो इसके अंदर का जो ऑक्सीजन होगा क्या होगा, बाहर होगा। ऑक्सीजन बाहर नहीं होगा। अभी हम किस कंडीशन में होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अभी जो फिलहाल जो मेरे लंग्स में अंदर है, जो बाहर निकलना चाहता है वो ऑक्सीजन नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बाहर जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है, हम लोग उसको इनहेल करना चाहते हैं, ठीक है। हम ये बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए ये जो बक्सा है, ये जो डब्बा है, वो क्या है, एक तरह का लंग्स है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स से, जो साइड साइड का जो मसल्स है और जो नीचे का जो डायफ्राम है, ठीक है, ये जो नीचे ऐसे सी शेप का, डोम शेप का डायफ्राम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मसल्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। हम इंटरकोस्टल मसल्स की मदद से और ये डायफ्राम है उसके मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस बक्से को ऐसे प्रेशर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। तो जब प्रेशर देंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। मान लीजिए कि जब इसको हम ऐसे चापेंगे तो इसके अंदर का स्पेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब कम हो रहा है तो इसके अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, बाहर होगा। तो एक चीज समझिएगा, प्रेशर देंगे यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े होंगे, जो कि क्लास 10th में आई थिंक नहीं है तो नहीं पढ़े होंगे, माफ कीजिएगा, तो हम ये बता रहे हैं कि उसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, घटेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अंदर का जो एयर है वो क्या आएगा, बाहर आएगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेलेशन बोल रहे हैं। तो ऐसे आप समझिएगा कि मान लीजिए एक्सेलेशन, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सेलेशन। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। प्रेशर ऐसे चापेंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा तो ऑक्सीजन है यानी सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होगा, आउट होगा, यानी बॉडी से बाहर होगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेलेशन बोल रहे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम है वो क्या होता है, ऊपर आता है। क्या होता है, ऊपर आता है, ताकि लंग को चारों तरफ से, तीनों तरफ से क्या कर सके, उसको चाप के प्रेशर बढ़ा सके और वॉल्यूम कम कर सके। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ठीक है। अब दूसरा इनहेलेशन समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए कि अभी क्या है, ये जो लंग्स है वो क्या हुआ, ऐसे चपा हुआ था। अभी क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, यानी प्रेशर क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर प्रेशर कम करेंगे तो इसका स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके अंदर एयर आ सकता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। आई होप कि समझ में आएगा। तो इसको हम लिख देते हैं इनहेलेशन को, इनहेलेशन। इनहेलेशन को क्या होता है कि अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो सिंपली आप समझ सकते हो कि स्पेस इंक्रीज करेगा। स्पेस इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर जो O2 है वो बाहर अंदर आ सकता है। क्या कर सकता है, अंदर आ सकता है। तो इसको, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रीद इन बोल रहे हैं। और ऊपर वाली कंडीशन जो एक्सेलेशन जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रीद आउट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, पूरा मैकेनिज्म है ब्रीद इन का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई ब्लड टिश्यू, एल्वेलाई ब्लड एंड टिश्यू के बीच में देखते हैं कि जो हम लोग सांस जो ले रहे हैं वो ऑक्सीजन जो अंदर जा रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है लंग से, उसका पैसेज क्या है, उस सबका रास्ता क्या है, वो कैसे जाता है अंदर और कैसे बाहर निकलता है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। आप समझिएगा पहले कि जो हम लोग सबसे पहले जो एयर हम लोग अंदर खींचते हैं, जो ब्रीद इन करते हैं, वो क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर होता है, जो कि नेसल नॉस्ट्रिल के थ्रू नेसल पैसेज में अंदर जाता है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे समझिएगा कि जो O2 है वो क्या हुआ, एयर है, वो लंग्स में जाता है, किसके थ्रू, ये जो हम लोग अभी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ढेर सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है, जैसे कि ब्रोंकाई है, ट्रैकिया है, लैरिंक्स है, फेरिंक्स है, नॉस्ट्रिल चैम्बर है, नॉस्ट्रिल पैसेज है, और ये जो नॉस्ट्रिल है, इन सब के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, बॉडी में अंदर घुसता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ इस पैसेज के थ्रू कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और लास्ट में कहाँ पे आएगा, ये एल्वेलाई में आएगा। कहाँ पे आएगा, एल्वेलाई में आएगा। इधर आपको हम एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं जहाँ पे एल्वेलाई को हम क्या करते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। आपको आगे बताते हैं आपको कि अब जो ये जो एल्वेलाई है उससे क्या करेगा, जो ब्लड O2 है वो कहाँ मिक्स करेगा, ब्लड में मिक्स करेगा। मान लीजिए कि ये जो एल्वेलाई है, यहाँ से क्या है, O2 इंटर किया। अब जो O2 है, इसके आसपास में क्या होता है, ढेर सारा नर्व्स का वेसल्स रहता है। क्या रहता है, नर्व्स का वेसल्स रहता है, यानी कि ब्लड का बहुत छोटा छोटा कैपिलरीज रहता है, जहाँ पे आसपास में इसके ब्लड का सप्लाई रहता है। आगे आपको बताते हैं डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, अंदर जाता है, और आरबीसी जो सेल होता है ब्लड का, उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HB बोलते हैं, यानी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जिसमें हीम और ग्लोबिन का एक पार्ट होता है, जहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन जाके उसके साथ बाइंड करता है, यानी कि ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ जाके कंबाइन होगा, और कंबाइन होने के बाद क्या करेगा, वो आगे आगे क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। आगे आपको बताते हैं कि अब ऑक्सीजन कहाँ पे आ चुका है, हीमोग्लोबिन में आ चुका है। हम लोग क्या किए हैं,
कि नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर वाले ऑक्सीजन को हम लोग इन किए हैं, और इन करने के बाद फिर कहाँ है, तो ब्लड में आया है, ठीक है। और ये अल्वेलाई के थ्रू कहाँ पे आया है, ये ब्लड, ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम इसको लिख देते हैं, ब्लड स्ट्रीम लिख देते हैं इसको। अब जो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ चुका है, ब्लड में आ चुका है। अब आपको बताते हैं ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको। अभी देखिए ये टिश्यू है, क्या है, टिश्यू है, एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का जहाँ पे क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा कि टिश्यू से कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। कहाँ पे आएगा, ब्लड में आएगा। इधर देखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है टिश्यू में वो कहाँ पे आएगा, ब्लड में आएगा। कहाँ आएगा, ब्लड में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर किसके साथ क्या करेगा, ब्लड सेल में घुस के क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। इतना चीज आप समझिएगा। ये जो टिश्यू है इसके बीच का जो एरिया है, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है ब्लड में वो आके यहाँ से क्या करेगा, टिश्यू में इंटर करेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू है, जो टिश्यू है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया वो कहाँ पे आएगा, ब्लड में आएगा। क्लास 11 में इसको पूरे डिटेल में बताया जाता है। इसमें ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसका 2-3 लेयर होता है, जिसके थ्रू क्या करता है, ये डिफ्यूज करता है। बहुत अलग अलग कंडीशन होता है यहाँ पे, कि जो ऐसा कंडीशन आता है यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन छूट जाता है ब्लड से, यानी कि होम्योग्लोबिन प्लस जो ऑक्सीजन है और होम्योग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये जो होम्योग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन है और होम्योग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करता है, अलग अलग ऑक्सीजन के कारण, अलग अलग कंडीशन के कारण क्या करता है कि होम्योग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग होता है, और होम्योग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अलग होता है, ठीक है। आपको एक बात बताते हैं कि एल्वेलाई में ऐसा कंडीशन प्रेजेंट होता है जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन है वो आके होमोग्लोबिन से बाइंड करता है, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो क्या करता है, ऐसे बाइंड छूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, ये ब्लड स्ट्रीम में आता है। ऐसे समझिएगा कि जो एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आएगा, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगा, एल्वेलाई में जाएगा। ये 11th क्लास में आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में पूरे इसके विषय में पढ़ना है आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये जो टिश्यू पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से फिर कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। इतना क्लियर है। और जो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, ये टिश्यू में वापस जाएगा ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके, और जो अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो वो कहाँ आएगा, ब्लड स्ट्रीम में आएगा। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये जो ब्लड स्ट्रीम है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन जो था पहले कहाँ चला गया है, टिश्यू में चला गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में वापस जाएगा, और लंग्स में वापस जाके मान लीजिए यहाँ पे एल्वेलाई है तो एल्वेलाई में CO2 वापस आएगा, और ये एल्वेलाई क्या करेगा, लंग्स के थ्रू ये बाहर चल जाएगा, यानी कहाँ चल जाएगा, एटमॉस्फेयर में चल जाएगा। ये ब्रीथ इन हो रहा था और ये ब्रीथ आउट हो रहा है। ब्रीथ इन में ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, और ब्रीथ आउट में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ठीक है। एक सेकंड फिर से बोलते हैं आपको कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन है वो ब्रीथ इन में अंदर जा रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रीथ आउट में बाहर जा रहा है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए समझिए एक बात को, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, जो जमीन पर रहने वाले जो जानवर है, जीव जंतु है, वो क्या करता है, एटमोस्फियर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन रहता है उसको क्या करता है, इनहेल करता है। क्या करता है, इनहेल करता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो सांस जो हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो क्या एनवायरमेंट में जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक मैमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, वो क्या करता है, जो वाटर में जो डिजोल्व है, ये ऑक्सीजन जो डिजोल्व है, जैसे वाटर में जो माइनट अमाउंट में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है, और वो जो डिजोल्व है उसको क्या करता है, वो सांस के रूप में लेता है, यानी कि वो ब्रीथ इन करता है। और ये किसके थ्रू लेता है, गिल्स होता है, जो कि ऑक्सीजन को वाटर से अलग करने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन को कहता है वो क्या करता है, सांस के रूप में ब्रीथ इन करता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया दोनों। अब जो रेस्पिरेशन इन प्लांट है, यानी जो प्लांट कैसे सांस लेता है, कौन से ऑर्गन के थ्रू लेता है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि जो सबसे पहले क्या होता है, जो लीफ है उसमें क्या होता है, स्टोमाटा होता है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर होता है। एक चीज बताते हैं आपको कि जो प्लांट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है और रेस्पिरेशन होता है। एक बात बताते हैं आपको कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर आता है, लेकिन जो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा होता है। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अंदर आता है, और जो उसमें के उस दौरान क्या होता है, जो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या तो वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है या तो फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे रात के समय में जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है तो उस दौरान जो रेस्पिरेशन होता है उस दौरान क्या होता है, स्टोमाटा ओपन होता है, और होने के दौरान क्या होता है कि जो बाहर का ऑक्सीजन एनवायरमेंट का वो प्लांट के अंदर आता है, और उससे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा।
साथ ही साथ जो रूट्स होता है, सॉरी जो स्टेम होता है, उसमें क्या होता है, एक लेंस शेप का ऐसे सेल खुला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटी सेल बोलते हैं। और लेंटी सेल के थ्रू क्या होता है, जो स्टेम होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ये लेंटी सेल है जो कि प्लांट में मिलता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब रूट सरफेस देखते हैं। जो रूट का जो सरफेस होता है, जो प्लांट में जो रूट्स ऐसे होता है, उस पर भी क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे सेल्स होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर खींचता है। ठीक है, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और इसके थ्रू भी क्या होता है, ये सांस लेता है, ये रेस्पिरेशन करता है। आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये पूरा के पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कल आपको जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम और साथ ही साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट कराया जाएगा, और कल ही दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि आपका जल्दी से जल्दी बायोलॉजी खत्म हो। ये पूरा रेस्पिरेटरी क्या है, खत्म हो चुका है। आई होप कि समझ में आ गया। थैंक यू। चलिए लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में। इससे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख चुके हैं, और साथ ही साथ इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस का ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके विषय में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो मेसोडर्मली एराइज्ड ऑर्गन है, जो कि कैसा है, मस्कुलर है। और इसमें कैसा मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स होता है। क्या होता है, कार्डियक मसल्स होता है। 3 तरह का मसल्स हमारे बॉडी में होता है, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स और ये कार्डियक मसल। तो हार्ट किस चीज से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मसल्स है जिससे हार्ट बना हुआ। ठीक है, और इसका काम क्या है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना ही इसका काम है। यानी पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, हार्ट के वजह से हो रहा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम जो मैमल्स हैं, जो हम लोग हैं, जो कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपना बच्चा पैदा करता है, अंडे नहीं देता, उसको हम लोग मैमल्स बोलते हैं। इसके विषय में आप सबको पता होगा। ठीक है, मैमल्स का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यानी कि इसके चैम्बर में कितना होता है, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल होता है। 2 ऊपर चैम्बर होता है, 2 नीचे चैम्बर होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का अपना फायदा है। फायदा ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि आप कह सकते हो ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है ज्यादा है, वो दोनों आपस में मिक्स नहीं करता। तो ये इसका एक फायदा है कि अगर 4 चैम्बर्ड हार्ट है किसी एनिमल्स में, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो उसका फायदा ये रहता है कि वो ज्यादा अच्छे से एनर्जी को मेंटेन कर सकता है, ज्यादा अच्छे से एनर्जी को गेन कर सकता है, ज्यादा अच्छे ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, अपने बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। साथ ही साथ 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का एक और स्पेशल रीजन ये भी है कि हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड है, अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट काफी मायने में फायदा देता है हम लोग को। ठीक है, अब समझिएगा कि जो मसल्स है उसका, जैसे कि पहले समझिएगा कि जो हार्ट है उसका 4 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर क्या होता है, ऊपर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरिया बोलते हैं, और 2 चैम्बर नीचे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल होता है। ये जो चैम्बर होता है, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला, आपस में क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है, डिवाइडेड होता है। और किसी से डिवाइडेड होता है, सेप्टम से डिवाइडेड होता है। ठीक है, ताकि क्या कर सके, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में दोनों मिक्स ना कर जाए। इसीलिए क्या रहता है, एक सेप्टम से ये चारों चैम्बर्स क्या रहता है, सेपरेटेड रहता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ समझिएगा कि जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो मसल्स होता है वो क्या होता है, इसके मुकाबले यानी आर्टरिया के मुकाबले जो वेंट्रिकल वाला जो मसल्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा थिक होता है। इस थिकनेस के कारण क्या होता है कि जो मान लीजिए कि ये जो वेंट्रिकल है पंप करता है, क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ऐसे, तो इसका जो मसल्स है, ये जो एक्स्ट्रा थिकनेस वाला जो मसल्स है, इस प्रेशर को बिल्ड करने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इसका जो वेंट्रिकल का जो मसल्स होता है थिक क्यों होता है, क्योंकि जो वेंट्रिकल है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो पंप करता है उसके लिए क्या चाहिए, मजबूत मसल्स चाहिए, ताकि वो रप्चर न हो जाए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताएं, तो राइट वाला और लेफ्ट वाला जो चैम्बर्स होता है किससे डिवाइडेड होता है, सेप्टम से डिवाइडेड होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना कर जाए। ठीक है, जो 3 चैम्बर्ड एनिमल्स होते हैं, जो 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, आपस में मिक्स कर जाता है, और उनको एनर्जी थोड़ा सा कम मिलता है, उनको जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, वो ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पाता है। पर जो 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स है उनके पास क्या होता है, ज्यादा एफिशिएंसी होता है। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब समझिएगा कि आर्टरिया में और वेंट्रिकल में, ठीक है, क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। इसके अंदर को समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपस में ये एक चैम्बर है आर्टरिया और वेंट्रिकल में, यहाँ पे क्या होता है, एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ताकि ये वाल्व क्या करता है, ये बैक फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जैसे मान लीजिए
कि अगर यहाँ से पंप क्या करता है कि अगर यहाँ पे छोड़ता है इस तरफ से, अगर डायरेक्शन देता है ऐसे, इस तरफ से पंप करता है, तो ये जो ब्लड है ये फिर ये जो वाल्व ऐसे प्रेजेंट होता है कि जाने के बाद यूनिडायरेक्शनल में ये काम करता है, ताकि क्या कर सके, ब्लड इधर जा रहा है तो वापस से बैक फ्लो ना कर दे, ठीक है। और एक इसको क्या बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं। जैसे सेमी ल्यूनर वाल्व होता है, उसी तरह से क्या होता है और एक दो वाल्व होता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जो वेंट्रिकल है उसमें क्या होता है, वाल्व होता है, वाल्व प्रेजेंट के कारण क्या होता है, ब्लड का बैक फ्लो रोकता है, ठीक है। अब आर्टरीज देखिएगा, आर्टरीज ऐसा समझिए पहले कि आर्टरीज एक ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ वेसल्स है हमारे बॉडी में, एक तरह का समझ लीजिए एक ऐसा पाइप है जो कि क्या करता है कि थिक वॉल्ड होता है, क्या करता है, थिक वॉल्ड होता है। इसका वॉल होता है क्या होता है, थिक होता है। अब थिक क्यों होता है इसका बताते हैं। मान लीजिए ये हट है, ठीक है, अगर ये हट है और यहाँ से पंप करता है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और ये जो पंप, जो ब्लड पंप है वो क्या करता है, सीधे आर्टरीज में जाता है। तो इस प्रेशर को सहने के लिए जो आर्टरी का जो वॉल होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा थिक होता है। अगर थिन रहेगा तो प्रेशर के कारण वो पाइप क्या हो सकता है, फट सकता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, ये प्रेशर होने के कारण क्या करता है, ब्लड प्रेशर के कारण जब फ्लो करता है तो इसमें यूनिट बैक फ्लो का कोई चांस नहीं रहता है, और बैक फ्लो का कोई चांस ना रहने के कारण क्या होता है, इसमें किसी तरह का कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक, कैसे ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जो कि डायरेक्ट क्या रहा है, लंग से आ रहा है और वो क्या रहा है, हार्ट उसको सप्लाई कर रहा है पूरे बॉडी में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं वेन्स के विषय में। उसी तरह से आपको बताते हैं कि वेन में क्या होता है कि ये जो वॉल होता है इसका थिन होता है, कंपैरेटिवली थिन इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है, और इसमें क्या होता है कि वॉल भी प्रेजेंट होता है, ताकि मान लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे आर्टरीज में हार्ट है जो पंप कर रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, पर ये वेन क्या करता है, पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है, तो इसमें किसी तरह का कोई खास प्रेशर नहीं रहता। तो ना प्रेशर होने की वजह से ही क्या होता है, इसका जो वॉल होता है वो क्या होता है, थिन होता है, क्योंकि इसमें जो साइड वाला जो वॉल होता है उसको फटने का कोई चांस नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, अलग चीज है, जैसे इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम गया तो सब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो सब अलग केस है, पर हम नॉर्मल केस का बात कर रहे हैं जिसमें क्या होता है कि इसका जो वॉल है वो कैसा होता है, थिन होता है, और वॉल भी प्रेजेंट होता है, ताकि ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है वो बैक फ्लो ना कर जाए, क्योंकि प्रेशर इसमें नहीं है तो ब्लैक फ्लो का चांस है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें वॉल प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को यूनि डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करता है, ठीक है। अब कैपिलरीज समझिएगा। मान लीजिए कि जो एक आर्टरीज है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, मान लीजिए ये जो आर्टरीज है, मेन वाला पार्ट है, ये आगे चल के क्या होता है, ढेर सारे ब्रांचेस में क्या होता है, ऐसे टूटता है, क्या करता है, ढेर सारे ऐसे ब्रांचेस में टूटता है। तो ये जो ब्रांचेस है छोटे छोटे, जो बहुत ही पतले पतले जो वेसल्स होता है, जो आर्टरीज से टूटता है और वेन से टूटता है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, ये कैपिलरीज बनता है। यानी कि क्या हुआ, ये जो बड़ा वाला जो आर्टरीज है, ये मोटा वाला आर्टरीज है, और जो वेन्स है वो क्या करता है, जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, एकदम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि बहुत पतला होता है और बॉडी के लगभग हर एरिया को कवर करता है। ऐसे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। और पूरे बॉडी में यही कैपिलरीज क्या करता है, ऑक्सीजन को, फूड को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, कार्बन डाइऑक्साइड को, यही सब पहुंचाने का, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, सब पहुंचाने का काम क्या करता है, यही सब कैपिलरीज करता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया हो, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड को। ब्लड क्या है, एक तरह का लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। हम लोग जो सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है, लंग्स के थ्रू, यानी अल्वेलाई के थ्रू डिफ्यूज कहाँ करता है, ब्लड में करता है, और ब्लड में डिफ्यूज करने के बाद वो कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। और ये पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ये ब्लड काम कर रहा है। उसी तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जहाँ पे कि ग्लूकोज क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज को जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो क्या होता है, जो ब्लड है वो ब्लड में क्या होता है, फूड आता है, यानी ग्लूकोज आता है, प्रोटीन आता है, फैटी एसिड आता है, फैट्स आता है, और पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम इसको भी कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। उसी तरह से जब कोई मेडिसिन खाते हैं, किसी तरह का कोई ड्रग्स लेते हैं, तो सब का सब क्या होता है कि जो ब्लड है वही सब पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। वाटर को भी पहुंचाने का काम कौन करता है, ये ब्लड वगैरह ही करता है, ठीक है। पूरे बॉडी में समझ लीजिए कि जो भी चीज पहुंच रहा है एक सेल से दूसरे जगह, पूरे बॉडी में हम लोग कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो हर एक बॉडी तक पहुंचाने का जो काम है उसको कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, ठीक है। अब ब्लड का कंपोनेंट कितना है, ब्लड का सेल्स कितना है। बेसिकली ब्लड का 4 तरह का सेल होता है, जिसको हम पहले बोलते हैं आरबीसी, जिसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स होता है, और दूसरा होता है प्लेटलेट्स, तीसरा होता है प्लाज्मा, और चौथा होता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स बोलते हैं,
ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि इन सब का काम क्या है। जो आरबीसी है उसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उस हीमोग्लोबिन में ही क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ग्लोबिन वाला पार्ट होता है और एक हीम वाला पार्ट होता है, और यही क्या करता है कि ऑक्सीजन को पकड़ता है और कहां पहुंचाता है, पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि आरबीसी का मेन काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज का काम है। यानी कि जो लंग से हम लोग ऑक्सीजन खींच रहे हैं अंदर और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच रहा है हर एक सेल में, वो किसके वजह से पहुंच रहा है, ये आरबीसी की वजह से पहुंच रहा है। और आरबीसी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, उसी तरह से अब मान लीजिए जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, अदर गैसेस जो माइन्यूट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, उस सबको पहुंचाने का काम कौन करता है, ये आरबीसी ही करता है। जो गैस बाहर निकलता है वो भी हम लोग आरबीसी के थ्रू ही हम लोग बाहर इनहेल एक्सहेल करते हैं, और जो इनहेल करते हैं वो भी बॉडी में पहुंचता है आरबीसी के थ्रू। ठीक है, अब समझिएगा ये जो प्लेटलेट्स है उसका काम क्या है। प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग का। इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का काम है। जैसे मान लीजिए किसी का अगर कुछ कट छट जाता है हाथ पर, तो वो क्या होता है, एक कास्केड प्रोसेस चलता है जिसमें फिब्रिनोजेन नाम का एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है कि मान लीजिए कि ये टिश्यू है और यहाँ पे क्या हुआ, हल्का कट छट गया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, ऐसे ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ताकि क्या कर सके, ब्लड को बाहर ना आने दे। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। और इसमें मेन पार्टिसिपेंट कौन होता है, प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग करवाना होता है। कट छट गया तो ब्लड पे जो धक्का बनेगा ताकि ब्लड बाहर ना आए, बॉडी से वेस्ट ब्लड ना हो। ठीक है, और ये काम कौन करता है, ब्लड करता है, ब्लड सॉरी प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, अब प्लाज्मा समझिएगा। प्लाज्मा क्या होता है कि एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझ लीजिए कि सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, इसमें वाटर डिसॉल्व होता है। साथ ही साथ क्या होता है, बॉडी का जो ऑस्मोलरिटी का काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का जो काम होता है, वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। यानी कि समझ लीजिए कि आपके बॉडी में जो पानी का कमी हो रहा है, पानी का अधिकता हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है पानी से रिलेटेड, साथ ही साथ फ्लूइड से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है बॉडी में, वो सब कौन देखता है, ये प्लाज्मा देखता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं चीज अगर समझ लीजिए कि 90% प्लाज्मा क्या होता है, ये बना होता है पानी से, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है, जैसे ग्लोबुलिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ये सब का अलग अलग काम है। कुछ का काम रेस्पिरेटरी पिगमेंट में होता है, कुछ का काम क्या होता है, वाटर ऑस्मो रेगुलेशन में काम होता है। ज्यादातर ये काम क्या करता है, बॉडी का ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी का काम क्या है। डब्ल्यूबीसी का मेन काम है डिफेंस मैकेनिज्म में। क्या है इसका काम है, डिफेंस मैकेनिज्म में। जैसे समझ लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि आपके बॉडी पे किसी तरह का कोई बैक्टीरिया या वायरस क्या करता है, इंटर करता है, अटैक करता है, तो उस दौरान क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आगे आता है और उस बैक्टीरिया को स्टडी करके उसको मारने का कोशिश करता है। इसके साथ बहुत सारा सेल्स होता है, जैसे न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल्स होता है, इस्नोफिल्स होता है। साथ ही साथ इसका और जैसे जो हेल्पर सेल होता है, टी किलर सेल होता है, किलर सेल होता है, ये सब मिलकर क्या करता है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये समझ लीजिए कि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन पूरे संभाले हुए है, ये डब्ल्यूबीसी ही संभाले हुए। आई होप कि अच्छे से ये जो ब्लड का कंपोनेंट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझिएगा ब्लड क्या है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें कुछ सॉलिड कंपोनेंट होता है यानी कि सेल्स होता है, और कुछ क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो अब जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसमें आरबीसी होता है, इसका काम क्या है, गैसेस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, जो कि अभी ऊपर बता चुके हैं। और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग आपके बॉडी में जो भी कर रहा है वो क्या कर रहा है, प्लेटलेट्स कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से प्लाज्मा क्या होता है, इसका येलोइश कलर होता है, और इसमें क्या होता है 90% वाटर होता है, और 10% क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और सबका काम आपका ऊपर हम समझा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लिम्फ के विषय में, और प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि लिम्फ क्या होता है। आपको बताते हैं लिम्फ क्या होता है। एक चीज समझिएगा कि ऐसा कलरलेस लिक्विड होता है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि ट्रांसपेरेंट टाइप का लिक्विड होता है, जिसमें कभी कभी कलर कम दिखाई पड़ता है। ठीक है, निवाइटिस मान सकते हो या कलरलेस मान सकते हो। ठीक है, ऐसा क्या होता है, मान लीजिए कि अगर ब्लड का जो कैपिलरीज है वो क्या करता है, पूरे बॉडी में मूव करता है। क्या करता है, पूरे बॉडी में मूव करता है। ठीक है, और हर एक टिश्यू के पास जाता है, हर एक क्या करता है, टिश्यू के पास जाता है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है वो लास्ट में जाके इतना पतला हो जाता है। ठीक है, एक बात बताता है आपको, जैसे मान लीजिए कि ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, तो ब्लड कैपिलरी क्या होता है कि यहाँ पे जाके इतना पतला हो जाता है कि ब्लड में से क्या निकलने लगता है, कुछ कुछ प्रोटीन बाहर आने लगता है। क्या करता है, बाहर आने लगता है, किसके साथ, प्लाज्मा के साथ। लेकिन जो आरबीसी होता है, ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी होता है, बेसिकली वो ज्यादातर क्या होता है, ब्लड में ऐसे चलते रहता है।
लेकिन ये ब्लड कैपिलरीज इतना ज़्यादा पतला हो जाता है कि क्या होता है, ब्लड का कुछ कंपोनेंट जैसे कुछ प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया या ग्लूकोज हो गया और WBC हो गया, ये सब पार्ट क्या करता है कि कुछ कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, यानी कि टिश्यू जहाँ पे कि ये जो सेल्स है वहाँ पे क्या आता है, आ जाता है, ठीक है, ताकि सेल्स को क्या मिल सके, ग्लूकोज मिल सके, प्रोटीन मिल सके। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये जो पार्ट है जिसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, प्लाज्मा वाला जो फ्लूइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब ब्लड फ्लो करता है तो जब टिश्यू वाले पार्ट में पहुंचता है तो कैपिलरीज क्या होता है कि बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, यानी जो ये जो ब्रांच है आर्टरीज का, जो वेन्स का ब्रांच होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो ब्लड का कुछ पार्ट क्या करता है कि कैपिलरीज में से निकल के क्या होता है, बाहर आने लगता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, WBC हो गया, वाटर हो गया, कुछ आयंस हो गया, ये सब क्या करता है, ये टिश्यू वाले पार्ट में, सेल्स वाले पार्ट में आ जाता है, ताकि सेल्स को क्या मिल सके, ग्लूकोज, प्रोटीन, WBC वगैरह सारा। जब ब्लड का कैपिलरीज पतला होता है तो इसे क्या होता है, प्रोटीन, ग्लूकोज, WBC ब्लड से बाहर आ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या बताते हैं कि एक क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम चलता है, जो क्या करता है, ये जो बाहर जो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, WBC है, ये सब जो ब्लड में से जो कम हो गया है वो क्या हो गया, वापस इसको कलेक्ट करके वापस से ब्लड में हम लोग डालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हार्ट है, क्या है ये, हार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि वापस से एक क्या चलता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम चलता है, जो कि प्रोटीन बाहर है, ग्लूकोज है, WBC है, ये सब को क्या करता है, वापस से कलेक्ट करता है और वापस से क्या करता है, हार्ट में डालता है, ताकि जो ब्लड का जो प्रोटीन, ग्लूकोज, WBC सब जो कम हुआ था वो सब क्या हो सके, वापस से ब्लड को बैलेंस कर सके। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऑर्गन से इन्वॉल्व होता है, जैसे कि टॉन्सिल होता है, स्प्लीन होता है, फेयर पैचेस होता है, और ये सब पूरे मिल को क्या बनाता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम को बनाता है, ठीक है। और इसका मेन कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, WBC है, और एक तरह का कलरलेस लिक्विड है, जो कि पूरे बॉडी में इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या करता है, ये फ्लो करता है, और जहां जहां जो चीज का जरूरत है उस चीज को वो क्या करता है, देता है, ठीक है। आई होप लिम्फ को आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग डबल सर्कुलेशन पकड़ते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको हम बताते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। जैसे समझिएगा, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि दो बार सर्कुलेशन, ठीक है। तो मान लीजिए एक हार्ट है, ठीक है, और क्या कर रहा है, यहाँ पे लंग्स है, क्या है, यहाँ लंग्स है, यहाँ पे लंग्स है, और यहाँ पे क्या है, पूरा बॉडी है, क्या है, पूरा बॉडी, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं आपको कि जब हार्ट है वो एक बार क्या करता है, अपना जब ब्लड पंप करके लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स से वापस आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, सर्कुलेशन। ऐसे समझिएगा आप कि एक बार क्या होता है, मान लीजिए अभी हार्ट में क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करता है, ये पंप करता है, और पंप करने के बाद कहाँ भेजता है, लंग्स में भेजता है, और लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस लाता है, यानी कि जो ब्लड यहाँ से जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ेगा और वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा, और उस ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ये जो सर्कुलेशन, एक जिसमें देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, एक सर्कुलेशन बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आया है, ये क्या करेगा, ये हार्ट क्या करेगा, वापस से कहां जाएगा, बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, वापस से कहां जाएगा, ये फिर से हार्ट में जाएगा। तो एक सर्कुलेशन हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि हार्ट से कहां जा रहा है, लंग से, और लंग से वापस हार्ट में आ रहा है। और दूसरा सर्कुलेशन क्या है कि जो हार्ट है वो कहां जा रहा है, बॉडी में ब्लड को भेज रहा है, और बॉडी से वापस कहां जा रहा है, हार्ट में भेज रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो आपको ये डबल सर्कुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक बार जब ब्लड क्या करता है, लंग्स में भेजता है तो उसको हम पल्मोनरी बोलते हैं, और जब वापस से वो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को पकड़ता है और बॉडी में भेजता है, और बॉडी से वापस क्या करता है, हार्ट में जब कलेक्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जो प्लांट में जो चीजें ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे कैसे होता है उसके विषय में जानना है। तो सबसे पहले तो समझिए कि जो प्लांट में दो तरह का टिश्यू होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए दो तरह का टिश्यू होता है। एक वस्कुलर टिश्यू है जिसमें कि एक टिश्यू आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम आता है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो जाइलम है वो क्या करता है, वाटर को कैरी करता है, यानी जो H2O है वो कैरी करता है रूट से, ये जो रूट्स है प्लांट का, उसे क्या करता है कि H2O का आयंस खींचता है और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे
प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो मिनरल्स है उसको भी क्या करता है, ये पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये सब खींचता कहाँ से है, जमीन के नीचे से, रूट्स के थ्रू क्या करता है, रूट का जो हेयर्स होता है उसके थ्रू वाटर्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर कहाँ भेजता है, पूरे प्लांट के बॉडी में भेजता है, ठीक है। आगे एक चीज समझिएगा कि जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि वाटर ऊपर चढ़ता है, तो इसके लिए किसी तरह का कोई एनर्जी नहीं चाहिए। एक तरह का ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होता है, एक तरह का फोर्स क्रिएट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये ऊपर खिंचाता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें अगर जाइलम काम करेगा तो किसी तरह का कोई एनर्जी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण क्या होता है, वाटर ऊपर जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये जो फ्लोएम है उसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को कैरी करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लिप्स है, उसमें क्या बना है, उसमें ग्लूकोज अभी प्रोड्यूस हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वो जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, लिप्स से पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम लिप्स टू रूट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एनर्जी यूज होता है। एक बात समझिएगा कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी तरह का कोई ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट नहीं होता है, और कोई किसी तरह का कोई कोहेशन एडिशन भी किसी तरह का कोई क्रिएट नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमको फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए जो लिप्स का जो ग्लूकोज है उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और इसमें क्या होता है कि ये जो रेस्पिरेशन के दौरान जो एटीपी प्रोड्यूस हुआ है, उस दौरान वो जो एटीपी क्या होगा, यूज होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझिएगा ट्रांसपिरेशन क्या होता है। एक बात बताते हैं आपको, जैसे क्या होता है ना कि प्लांट में जैसे क्या होता है, मान लीजिए प्लांट का ये पत्ती है, क्या है, ये प्लांट का पत्ती है, तो इसमें जो स्टोमाटा होता है, ठीक है ना, स्टोमाटा होता है, वो क्या होता है, उसके थ्रू जो वाटर का लॉस होता है, जो वाटर का लॉस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिव्स ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। आप ऐसा सिंपली कर सकते हो कि जब प्लांट से पानी का लॉस होता है, अब ये जो ट्रांसपिरेशन है वो रूट के थ्रू भी कभी कभी होता है, जब पानी के आसपास में जम जाता है। तो मान लीजिए कि कोई प्लांट है या फिर कोई पेड़ पौधा है, उसके पास पानी नहीं था, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, सूखा पे उगा हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से बारिश पड़ा और वहां पे आसपास में बहुत दिन तक पानी है जो जम गया। तो कुछ कुछ प्लांट जिसका ट्रांसपिरेशनल रेट ठीक नहीं है, वो पानी को जल्दी जल्दी छोड़ नहीं सकता है, वो क्या कर सकता है, वो मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो अंदर का जो टिश्यू है वो सड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्लांट जैसे जामुन का पौधा हो गया, आम का पौधा हो गया, ये सब का जो पेड़ है, ये सब क्या करता है कि ट्रांसपिरेशनल रेट सबका अच्छा है, इसलिए सब सड़ता नहीं, थोड़ा सा पानी को ये अच्छे से सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। यानी कि रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट और लिव्स ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होगा, ठीक है। अब समझिएगा कि इससे क्या होता है, इससे मान लीजिए कि अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो इस दौरान क्या होता है, जो प्लांट का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो अगर इससे वाटर लॉस करेगा तो क्या होगा, इसे टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी का कम होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग में भी क्या होता है, स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग के कारण क्या होता है, हमारा बॉडी कूल डाउन होता है। गर्मी के दिन में हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, तो एक तरह का मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी क्या करता है, टेम्परेचर को, बॉडी को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काफी ज्यादा मदद करता है, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसलोकेशन समझिएगा, ये जो फ्लोएम जो काम कर रहा था, फ्लोएम क्या कर रहा था, ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट था उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा था, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें प्लांट का जो ग्लूकोज है वो अलग अलग पत्तियों में जाता है, अलग अलग स्टेम्स में जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है, अलग अलग पार्ट में जाता है फूड्स को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। आपका यहीं पे ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और ये जो हम लोग जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट का और एनिमल का, दोनों का, यानी ह्यूमन का और प्लांट का, दोनों यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के विषय में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी के लास्ट लंबर वर्टिब्रे पे सिचुएटेड होता है, जहाँ पे वर्टिब्रे के एक साइड में एक किडनी होता है, दूसरे साइड में सेकंड किडनी होता है, ठीक है। अब किडनी का कंपोनेंट क्या क्या होता है,
तो किडनी में एक पेयर ऑफ किडनी होता है जो कि ये दोनों साइड है, एक तरफ इस साइड और एक तरफ इस साइड, दोनों तरफ एक एक किडनी होता है। और पेयर ऑफ यूरेटर होता है जो कि कहाँ से निकलता है, ये किडनी से निकलता है, जो कि फिल्ट्रेट्स को यानी जो यूरिन होता है उसको कहाँ लेकर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आता है। कहाँ लेकर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आता है। ये यूरिनरी ब्लैडर एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है। मान लीजिए कि यहाँ से यूरिन आ रहा है, यहाँ से यूरिन यहाँ से आ रहा है, तो क्या होता है कि यूरिन का यहाँ फिल होते रहता है और जब फिल हो जाता है तो ये साइड वाले वॉल पे क्या होता है कि प्रेशर लगाता है। जब प्रेशर लगाता है तो क्या होता है, अर्ज ऑफ टॉयलेट आता है, जिसको हम लोग मिक्टूरेशन भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्टूरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो जब अर्ज आता है मिक्टूरेशन का तो क्या होता है, यूरेथ्रा से क्या होता है, ये पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है। जो मेल होता है उसको पेनिस के थ्रू निकलता है और जो फीमेल होता है उसको वेजाइना के थ्रू ही निकलता है। इसको हम लोग क्या नाम लेते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या होता है, यूरेथ्रा बोलते हैं। आ गया होगा समझ में कि एक किडनी है, ठीक है, जहाँ से क्या एक पेयर ऑफ किडनी है, एक पेयर ऑफ यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक क्या है, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा यूरिन को बॉडी से बाहर लेकर जाता है। यूरेटर क्या करता है, किडनी से लेकर आता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज है यूरिन के लिए। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। इस किडनी के ऊपर दो क्या होता है, एक ग्लैंड होता है, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों किडनी पे एक होता है, जिसको हम लोग एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं, एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं। और ये रिलीज करता है कोलेकोटेमाइंस, जिसमें कि एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन रहता है, जो कि हमारे बॉडी को फाइट और फ्लाइट के सिचुएशन में काम करने में मदद देता है, ठीक है, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोलेकोटेमाइंस बोलते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है, तो पहले प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आयोटा है जिसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, ये आयोटा क्या होता है कि ब्लड लेकर आता है किडनी में। और जब किडनी में ब्लड लेकर आता है तो जो किडनी वाला जो बीन्स है, ये दोनों, इसको बीन शेप का होता है, इसको किडनी बीन बोल सकते हैं हम लोग। तो किडनी भी क्या करता है, ये दोनों को फिल्टर करता है। क्या करता है, दोनों को फिल्टर करता है। अब ये जो फिल्ट्रेट है वो पास कहाँ करता है, यूरेटर के थ्रू पास कहाँ करता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में पास करता है। ये पेयर ऑफ यूरेटर है तो दोनों के थ्रू क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में आके गिरेगा, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पोरली ये चीज स्टोर होगा। आगे देखते हैं हम लोग कि अब जो किडनी है उसका फंक्शन क्या है। तो किडनी का फंक्शन ये है कि हमारे बॉडी में जब लिवर काम करता है तो उसमें एक यूरिया साइकिल चलता है। उस दौरान क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है और ये जो यूरिया होता है हमारे ब्लड में क्या होता है, एक एक्युमुलेट होने लगता है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए किडनी क्या करता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है। यानी हमारे बॉडी में एक प्रोसेस चलता है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड बोलते हैं। और ये यूरिक एसिड कौन निकालता है, किडनी निकालता है, ब्लड में से फिल्टर करता है, यानी प्यूरिफाई करता है ब्लड को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें किडनी का क्या फंक्शन है, तो नाइट्रोजनस बेस को बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है, किडनी का है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझिए। ये जो आगे इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं वेमेन कैप्सूल बोलते हैं, ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आगे वाला स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। और पीछे वाला दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा कि जो ब्लड लेकर आ रहा है, जो आर्टरी जो ब्लड लेकर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। इसको एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और ये जो ब्लड लेकर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये जब आर्टरीज ब्लड लेकर आता है तो इसमें जो इसका जो पैसेज होता है, शुरू में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और जब नज़दीक आते रहता है तो ये क्या होता है, ये बहुत नैरो पाथ हो जाता है। इस नैरो पाथ की वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर के कारण ही क्या होता है कि बहुत सारा जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि कुछ प्रोटीन हो गया, कुछ आयंस हो गया और वाटर हो गया, कुछ जैसे कि कुछ मिनरल्स हो गया, वो सब क्या करता है, इस वाले एरिया में आके यहाँ पे एक्युमुलेट कर देता है, ठीक है। अब ये जो एरिया है, इसमें क्या करता है कि फिर इस वाले पार्ट में आता है और यहाँ से कहाँ चल जाता है, पीसीटी में चल जाता है, यानी पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में चल जाता है, ठीक है। अब आगे आपको हम बताते हैं कि पीसीटी के बाद क्या होता है, ये जो ब्लड है ये वापस से क्या करता है, इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। और वासा रेक्टा पीसीटी और लूप ऑफ हेनले को क्या करता है, कवर करता है दोनों साइड से। समझिएगा, ये जो नीचे जा रहा है पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप बोलते हैं। और इसको ऊपर जो जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग लूप बोलते हैं, असेंडिंग लूप बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हुआ और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हुआ। और ये जो है पार्ट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लूप ऑफ हेनले बोल रहे हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। आई होप ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है।
अब समझते हैं यहाँ पे कि इसका काम क्या है, पीसीटी का काम क्या है, लूप ऑफ हेनले का काम क्या है, डिसेंडिंग का क्या पार्ट है काम है, असेंडिंग का क्या काम है, ये डीसीटी का क्या काम है, और ये कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है। कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है बताते हैं आपको। पहले तो समझिएगा कि ये जो फिल्ट्रेट जो आ रहा है ब्लड से, ठीक है, इसमें जब प्रेशर के कारण जब ब्लड से बाहर निकलता है फिल्ट्रेट, तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस्ड ही रहता है, उसके साथ साथ बहुत सारा वाटर मिला हुआ होता है, कुछ ग्लूकोज भी होता है, कुछ अमोनिया होता है, अमीनो एसिड कुछ होता है, कुछ प्रोटीन होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि वाटर, काफ़ी लार्ज अमाउंट में वाटर क्या होता है ब्लड से बाहर आ जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ब्लड से बाहर आ जाएगा पानी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, ऑस्मोलरिटी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या करते हैं, ये जो भाषा रेक्टा है वो पीसीटी को और डीसीटी को क्या करता है कि फिर से घूमता है, ताकि क्या कर सके कि अच्छे से ज़्यादा चीज़ों को वापस से रीऑब्जॉर्व कर सके। मान लीजिए अभी ये यहाँ पे जो फिल्ट्रेट हुआ है वो फिल्ट्रेट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि अभी फिल्ट्रेट है, वो फाइनल यूरिन नहीं है, उसमें से पानी वगैरह और मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट है वो सब क्या होगा, जब रीऑब्जर्व होगा तो फिर क्या होगा, ये चीज़ें दोबारा से यूरिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपको हम बताते हैं पीसीडी वाला पार्ट में सबसे ज़्यादा रीऑब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो फिल्ट्रेट है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। बाद में ये जो डिसेंडिंग लूप है, ठीक है, यहाँ से भी चीज़ें क्या होता है रीअब्जॉर्ब होता है, और लूप ऑफ हेनले से भी क्या होता है चीज़ें रीअब्जॉर्ब होता है। असेंडिंग वाला पार्ट, डिसेंडिंग वाला पार्ट और लूप ऑफ हेनले, इन तीनों में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने का कोशिश किया जाता है, यानी कि जो NaCl है यानी कि सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, ठीक है, दोनों को एब्जॉर्ब किया जाता है। और क्या जरूरत पड़ता है तो ये जो ऊपर वाले को पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो इस दोनों पोर्शन में से क्या होता है कि इसको इंटरस्टिशियम फ्लूइड है वहां से अंदर भी जाता है कुछ और कुछ बाहर भी आता है। इसी से क्या होता है कि ऑस्मोटिक बैलेंस बनता है और इसी से ऑस्मोलरिटी बॉडी का मेंटेन होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। डीसीटी तक पहुंचते पहुंचते, जिसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यूरिन लगभग बन जाता है और फिर ये यूरिन कहाँ आके फिल्टर होता है, ये कलेक्टिंग ट्यूब में होता है। अब कलेक्टिंग ट्यूब से ये कहाँ आ जाएगा, कैलिसिस में जाएगा, और कैलिसिस से कहाँ जाएगा फिर वो किडनी के थ्रू, यानी कि यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा, वो ये आके कहाँ कलेक्ट होगा, इसमें कलेक्ट होगा, और इसके थ्रू फिर कहाँ जाएगा, ये बॉडी से बाहर जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा बोल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, देखते हैं क्या होता है। ये जो बोमेंस कैप्सूल था यानी ग्लोमेरुलस था, इससे जो फिल्ट्रेशन होता है, जो इसका रेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो पार्ट जितना ब्लड को फिल्टर करेगा, जितना फिल्ट्रेट्स बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। यानी कि इसको हम लोग सिंपली टर्म में भी क्या बोल सकते हैं, इसको GFR यानी ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट बोल सकते हैं। यानी ये जो ब्लड आ रहा है और ये वाला जो पार्ट है जितना फिल्टर करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, GFR बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले जो आपको हम बता रहे थे, ये जो ट्यूबुल्स में से जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन जो फिल्ट्रेट्स का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जैसे कि Na+ हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या करता है, ये सब को क्या किया जाता है, वापस से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर को भी क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ताकि ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी हो, उसका जो ऑस्मोसिस का जो कैपेसिटी हो, वो सब क्या रहे, मेंटेन रहे, और जो बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो भी क्या रहे, मेंटेन रहे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं सिक्रेशन क्या होता है। कि मान लीजिए कि कुछ चीज है, जैसे मान लीजिए इधर देखिए, ऐसे अगर ये फ्लूइड जा रहा है यहाँ पे ऐसे, तो क्या होता है कि जो मेडुला होता है यहाँ पे, जो आपको बताया था कुछ देर पहले कि मेडुला वाला पार्ट, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, इसमें से क्या होता है कि इंटरस्टिशियम में से क्या होता है, कुछ चीजें इसके अंदर भी जाता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रेशन बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब होम्योडायलिसिस क्या होता है, मान लीजिए कोई आदमी का किडनी खराब हो गया है, तो किडनी अच्छे से काम नहीं करता है, तो ब्लड में क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेस्ड जो यूरिक एसिड है, उसका क्या होता है, एक्युमुलेशन बहुत तेज होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो आदमी को अपना डायलिसिस करवाना पड़ता है। यानी समझ लिए कि समय टू समय क्या होता है कि उसको
अपना जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करवाना पड़ता है, ठीक है ना, उसको फिल्टर करवाना पड़ता है। तो इसके लिए एक मशीन आता है, आर्टिफिशियल मशीन आता है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, एक तरह का ऐसा मशीन है जिसमें क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स लगा रहता है, और इसके थ्रू जब ब्लड को पास करवाया जाता है तो क्या होता है कि ब्लड अलग हो जाता है, और ये जो फिल्टर उसका जो यूरिक एसिड है यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस्ड है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योडायलिसिस बोलते हैं। और ये सप्ताह में 2 या 3 बार करवाया जाता है, डिपेंड करता है कि उसके बॉडी में कितना यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और डिपेंड करता है कि वो किडनी के खराब होने का कौन सा स्टेज पे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है। प्लांट में भी बहुत सारा वेस्ट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वो सब क्या होता है, अलग अलग उसके ऑर्गन से क्या होता है, सीक्रेट होता है। जैसे समझ लीजिए कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो O2 निकलता है वो क्या होता है, लिफ्ट के थ्रू बाहर निकलता है, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलेगा वो उसके लिए एक तरह का क्या है, वेस्ट है, तो भी क्या करता है, प्लांट से बाहर निकलता है। और जो वाटर होता है वो भी क्या होता है, बाहर निकलता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। और आपको पता होगा कि ट्रांसपीरेशन कहाँ होता है, लिव्स में होता है। उसी तरह से आप समझिएगा कि जो रूट्स जो सॉइल होता है रूट्स में, वो भी क्या करता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को छोड़ता है सॉइल में, ठीक है ना। अब समझिएगा लास्ट पॉइंट ये है कि लीफ में और जो बार्क में जो बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी क्या करता है, लीफ से और बार्क से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करवाएंगे, जो शायद मंडे से हो जाएगा, ये 2-3 दिन के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उस दौरान क्या करेंगे, इसका सारा ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सारा सब्जेक्टिव जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबको हम लोग क्या करवाएंगे, इस सबको हम अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पे भी खासा ध्यान देंगे ताकि क्या हो, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। क्यों, चलिए